नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सर, आज मुझे एक कहानी याद आई जो बिल्कुल सत्य घटना पे है और लखनऊ से जुड़ी हुई है। और कहानी है मिस्टर नटवर लाल पे। उन पे फिल्में भी बनी हैं और हमें नहीं लगता है कि 90 के दशक तक की जो भी पीढ़ी रही होगी उसने नटवर लाल की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। तो वाकया ये था सर कि, और ये बिल्कुल लिखा पढ़ी में है, मतलब डॉक्यूमेंटेड है। लखनऊ जिला जेल में नटवरलाल बंद थे एक बार तो। चूंकि घर उनका था जीरादेई बिहार में, वो वही कायस्थ थे। कायस्थ थे। और मुझे एक बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे वो भी उन्हीं के गांव के थे, वो भी कायस्थ थे। हम्म। तो मिस्टर नटवरलाल चूंकि बंद थे तो घर की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई थी, तो उनकी पत्नी ने चिट्ठी लिखा कि खेत में जुताई नहीं हो पा रही है, पैसा है नहीं, और अगर जुताई नहीं होगी तो फसल नहीं होगी तो खाएंगे क्या। तो कई चिट्ठी आई लेकिन नटवरलाल ने कोई उसका जवाब नहीं दिया पत्नी को। तो चिट्ठी चूंकि जब जेल में आती है तो वो पढ़ी जाती है, सेंसर्ड होती है, जेलर पढ़ता है फिर भेजता है कैदी तक, और कैदी अगर भेजता है तो उसको भी पढ़ के तब आगे भेजा जाता है। तो एक पत्र लिखा नटवरलाल ने अपनी पत्नी के नाम से कि ऐसा है, फला खेत में फला फला जगह हमने सोना गाड़ रखा है। और ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है सर, लखनऊ जिला जेल का मामला है, सत्य घटना है। तो सोना गड़ा हुआ है, परेशान ना हो, तुम उसको खुदवा के निकलवा लो और खर्चा चलाओ। शोधन सरकार के थे। तो जेलर ने वो चिट्ठी पढ़ी। हम्म। तो जेलर ने सोचा यानी कि जितना आज तक इन्होंने फ्रॉड किया है, इधर उधर सब जो किया है झोल झाल, तो वो सब सुनवा तो वहाँ खेत में है। तो जेलर ने यहाँ के यूपी के लखनऊ के जेलर ने वहाँ के जिला प्रशासन को सचेत किया कि भाई ऐसा। मतलब कितने चिट्ठी पढ़ ली हाँ नटवरलाल की, पहले पुलिस जेल प्रशासन हाँ हाँ, और वहाँ के जिला प्रशासन को बताया, अलर्ट कर दिया। अलर्ट कर दिया कि भाई उसमें खेत में सोना गड़ा है। अब पूरा जिला प्रशासन का महकमा लग गया खेत की अच्छा, खुदाई एक में। मिनट आपकी बात जी काट रहा है, काट क्या रहा है, हाँ मतलब बीच में एक वो हो गई जी कि क्या नटवरलाल को ये पता था कि पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन सर, पढ़ेगा इसको? नटवर नहीं, ये तो नियम है। नहीं नहीं, ये क्या उससे वो हाँ था? बिल्कुल बिल्कुल, नटवर लाल बहुत बड़ी चीज थी सर नहीं नहीं, उसने। वो एक बात नहीं कह रहे, जैसे हाँ हमें मालूम है कि हम लिखेंगे तो ये पढ़ेंगे, हाँ, नहीं वो ये नियम है पढ़ेंगे। सर। नहीं, नटवर लाल तो आप जानते हैं जिसने हाँ, पार्लियामेंट अब भेज यहाँ पे दिया। ये है कि उसके दिमाग में ये बात है कि ये लोग भी पढ़ेंगे नटवर लाल का दिमाग कोई पकड़ नियम के पाएगा? उसने अनुसार। ताजमहल बेचा, पार्लियामेंट बेचा, लाल किला बेचा, उसने देश की कौन सी संपत्ति ऐसी है जो नहीं बेचा हो? एक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार बेचा है। हम्म। तो जिला प्रशासन ने वहां के खुदाई शुरू कराई पूरे खेत की। तो जब खुदाई कराई तो उसमें था तो कुछ था नहीं। तो खेत पूरा जुट गया, खुदाई हो गई। उसके बाद उनकी पत्नी ने उसमें फसल बुआई और बढ़िया फसल हुई। तो जब फसल हुई तब उसकी पत्नी ने उनको चिट्ठी लिखा कि बहुत बहुत धन्यवाद, वो आपने जो तरीका बताया था तो सब सरकारी लोग आए थे, खेतवा हमारा जोत गए, खेत खेत में फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। अब जेलर साहब माथा पीट रहे थे। तो इसका लब्बुल ये था, हमारे देश को भी एक ऐसे आदमी मिला हुआ है जिसने आज से ठीक 11 साल पहले 26 मई तारीख थी, मोदी जी ने आज ये बात याद दिलाई। 26 मई 2014 को मोदी जी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ली थी और कहा था अच्छे दिन आ गए हैं। तो आज की स्थिति आप जान लीजिए, आप वो जिला प्रशासन हो जो खेत की जुताई उनके कर रहा है, और वो महानुभाव वो है जिन्होंने चिट्ठी लिख दी थी कि अच्छे दिन आ गए, बस सोना बरसने वाला है, 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगी, किसान की आय दुगनी हो जाएगी। तो कुल मिला के इस कहानी का मतलब लब्बुल कदम कदम पर अच्छे दिन हाँ, आने वाले बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। अब सर मोदी जी तो क्या कहे, प्रधानमंत्री हैं, उनकी बातचीत से तो नहीं लगता है कि वो प्रधानमंत्री हैं जिस तरह की वो बातें करते हैं। अब फिर उन्होंने आज सरदार पटेल को याद किया कि अगर सरदार पटेल की बात मान लिए होते नेहरू जी, 3 टुकड़े कर दिए होते कौन तो। सी तीन बात मानी? अब ये यही तो नहीं पता चल रहा है कि कौन सी बतिया तीन थी वो। तो अब कह रहे हैं कि ये पहलगाम हमला ना होता। तो कुल मिला के देश में जितनी समस्याएं हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सर आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी पुण्यतिथि है। श्रद्धांजलि भी हाँ दी जाके। उनको दिया, मोदी जी ने ट्विटर पे दिया। अब पता नहीं नेहरू जी इस समय ट्विटर पे पढ़ पा रहे होंगे कि नहीं पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने ट्विटर पे दिया। ये समाधि स्थल पर नहीं गए? ना ना ना, वो गुजरात में वो एक दिन में 3 बार कपड़ा पहन के साफा बांध के इस समय वो रोड शो कर रहे हैं
सिंदूर बिक रहा है वहाँ, उनके नसों में पता नहीं का गर्म वाला ठंडा वाला कौन कौन सा वाला। अगले चुनाव तक जो है हाँ हो सिंदूर गया। चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये घोषणा सिंदूर की है ट्रेडमार्क। कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अब जो शादियां होंगी उसमें सरकार की तरफ से सिंदूर गिफ्ट का किया बक्सा जाएगा। बांटे, मतलब ये याद कराएंगे कि हमने बहुत बड़ा कारनामा बहुत किया बड़ा है। कारनामा किया है। और वो मिसाल है, उसको सिंदूर बाग की शक्ल में महिलाओं को बांटे। हाँ, अब बता रहे थे मोदी जी की हम जब 2014 में आए थे तो 11वीं अर्थव्यवस्था थे, और आज कल ही झूठ पकड़ा गया। हम ही लोग बताए थे कि अभी चौथी अर्थव्यवस्था बने नहीं है, नवंबर दिसंबर तक संभावना है कि हो सकता है। अब सर आज मोदी जी ने एक बात कही सर, इस पे आपसे जानना चाह रहे थे। उनको 11 साल में पहली बार चेत आया कि वो चाइना, अगर हमें विकसित भारत बनना है तो चाइना के सामानों का बहिष्कार करो, गणेश जी की आंख छोटी होती है, पिचकारी वहां की ना खरीदो, वहां का रंग ना होली में यूज करो, दिवाली में झालर ना यूज करो। ये 10 साल 11 साल बाद ये बुद्धि जो आई सर, हमारे देश की जो स्किल इंडिया है वो तो सत्यानाश हो चुकी है। जो हमारा घरेलू बाजार था वो सत्यानाश हो चुका है। 10 रुपए में एक पूड़ी मिल रही है, 35 रुपए में न्यूट्रीला हो गया है पाव भर। है क्या कहेंगे सर? अब देखिए हालत ये है जी कि अब उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया है, हाँ लेकिन हर उस प्रोडक्ट को जो कि चीन से यहाँ आके सस्ता बिक रहा है, हाँ मतलब रंग की पिचकारी है, गणेश जी की जी। मूर्ति है, और जो भी सामान हाँ जो भी टूथब्रश से लेके टूथब्रश है सब और चीज। मंजन है, हाँ कुछ भी। पेस्ट है, जितनी भी चीजें हैं, हम्म, उन्होंने कहा है अपनी सभा में जी आवाम से कि आप लोग घर जाइए यहाँ से और पहले एक लिस्ट बनाइए कि क्या क्या विदेशी सामान है जिसका हमें बाइकाट करना है। तो अगर ये बात पूरी कर ले। हाँ। तो आपने उसको चीन के खिलाफ कुछ नहीं कहा। आज बगैर नाम लिए आप उसके सामान का बाइकाट करके हाँ, जनता को ब्रह्म ये ज्ञान हो बताना गया। चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को हम सिंदूर की ऑपरेशन सिंदूर से समझा रहे हैं और चीन उसके साथ है, तो अब चीन को सबक सिखाना है। अब सर एक बहुत अफसोसजनक घटना है हुई है, बड़ी हृदय विदारक है, और मोदी जी को जरूर सोचना चाहिए। मोदी जी का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रधान सेवक है। आज ही वो एक जगह पकड़ोली कर रहे थे कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ गुजरात में। तो शर्म की बात यह है सर कि पंचकूला में एक परिवार के 7 लोग थे, माँ बाप बेटा बहू उनके बच्चे, पूरे परिवार ने गाड़ी में विषैला पदार्थ खा के आत्महत्या कर ली, सिर्फ इसलिए कि वो परिवार आज के ठीक 10 साल पहले मोदी जी जब आप आए हैं, आपके पदार्पण के बाद, आपके विश्वगुरु के अवतरण के बाद, वो देहरादून में टूर एंड ट्रेवल्स की एजेंसी चलाने आया था सर, और वहां पे उसको जबरदस्त घाटा हुआ, और घाटा होने के बाद उन सब ने यहाँ से छोड़ दिया, और क्योंकि बैंकक्रप्ट हो गए थे, 1 करोड़ का उनके ऊपर जो फाइन हो गया था, वो सब वापस पंचकूला रहने लगे थे किराए के मकान पर, और उस पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। और मोदी जी बड़े शर्म के साथ बताते हैं मैंने ये ट्रिलियन इकोनॉमी बना दी, मैंने मेक इन इंडिया कर दिया, स्मार्ट इंडिया कर दिया, पता नहीं कौन कौन सा इंडिया कर दिया। क्या कहेंगे सर? अभी बताइए, अपनी आर्थिक स्थिति से ऊब करके और घबरा करके परिवार कितने लोगों ने जान दी, जैसा कि आप बता रहे हैं जी। इस खबर में आया है। तो ये तो काफी चौंकाने वाली और काफी तकलीफ पहुंचाने वाली और शर्मनाक बात है कि देश के अंदर ऐसा भी अगर होने लगे। आप मित्तल परिवार है सर, नाम नहीं लेना चाहते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का कर्ज लोगों का, बड़े बड़े लोगों का माफ कर रहे हैं, और छोटे से अडानी अंबानी ये लगा कि अब हम कर्ज कहाँ से चुकाएंगे, और उसने जो है घबरा के जान देती। सब पूरा खानदान खत्म हो गया सर। एक इतनी बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए, प्रधान नहीं वो अडानी के लिए है, विजय माल्या भाग जाए लेकिन आप कहते हैं एक हर आदमी को पहुंचना चाहिए इस योजना का लाभ, उस योजना का लाभ। 5 किलो राशन खाइए और एक वो प्रधानमंत्री आवास लीजिए, उसमें खा के सोइए, और सुबह एक इज्जत घर दे देंगे उसमें जाके निकाल आइए। मतलब ये है देश के अंदर कि आप कुछ अगर बहुत गरीब हो जाते हैं बस तो उस श्रेणी में आ जाइए कि गल्ला फ्री का मिल जाएगा, एक शौचालय मिल जाएगा। मतलब हम चौथे नंबर की इकोनॉमी अपने आप को डंका पीट रहे हैं। सर मानी चाहिए, हमारा एक पूरा खानदान खत्म हो गया मोदी जी की नहीं गलत नीतियों के कारण। अब सर आते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाले मामले पर, मनोहर लाल धाकड़ वाला जो हम लोगों ने जिक्र किया था, और उसमें नया एंगल निकला कि 2 वीडियो वायरल हुए, और वो मैडम जो थी वो शिक्षिका थी, और वो NHAI के कर्मचारियों ने ही वो वीडियो वायरल किया था, 10 लाख की डीलिंग हो रही थी। हाँ, कल तक ये नहीं क्लियर हो पाया था जी कि ये वीडियो आया कैसे मार्केट में, जी, मतलब पब्लिक डोमेन में ये कैसे आया। ये 22 मई को सर स्क्रीनशॉट मैं सोच रहा था कि शायद इसका कोई अपोनेंट होगा जिसने जो है हम लोग किया होगा, डिस्कस किए थे कि कोई नेता का कोई विरोधी होगा जिसने सब किया होगा कि पीछा करके ऐसा किया होगा। लेकिन
हैरत वाली बात यह है कि वो वहाँ के कर्मचारियों ने, जो NHAI के हैं, जी नेशनल हाईवे के, उन लोगों ने इसको देखा है और देख करके 8 दिन की पहले के 10 दिन हो गया इसको घटना जी को, और 8 दिन तक ब्लैकमेल करते रहे, 10 लाख रुपया मांग रहे थे हाँ, कि 10 लाख दो नेता। शायद तैयार भी हो गए थे हाँ, दोनों पार्टी। और शायद वो हो गए थे, लेकिन उसका एक पता नहीं कैसे एक जारी हो वायरल गया, हो गया। वायरल हो गया एक हाँ। पार्ट। तो जब वो वायरल हुआ तो उससे जो उसका दूसरा पार्ट भी वायरल कर दिया। अब सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में तलाक के लिए कपल गए, तो बड़ा दिल को छू लेने वाली सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी और कहा कि डिनर डेट पर जाइए और इंतजाम हम कर दे रहे हैं आपका। क्या कहेंगे सर? तो देखिए, ये तो ईश्वर की तरफ से है जी कि रिश्ता बनता है तो टूटे ना। यानी हमारे यहाँ इस्लाम में भी है जी कि तलाक जल्दी नहीं होना चाहिए। अल्लाह को सबसे नापसंदीदा बात यही लगती है, सबसे ज़्यादा मतलब नापसंदीदा बात, मतलब कि आपके सारे इबादत तो सब कुछ वो कबूल करता है, लेकिन अगर ये अमल करते हैं तो वो खुश नहीं होता। सर, कि ये दो लोग का जस्टिस रिश्ता टूट जाए। ये जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस हाँ। सतीश चंद्र शर्मा की बेंच थी। उन लोगों ने ये समझ ली कमाल की इंसानियत को जोड़े रखने का और सर जो लाइन सलाह कही दी है। बेंच ने वो बड़ी अच्छी है सर। सुप्रीम कोर्ट ने कपल से कहा कि वो अतीत को कड़वी गोली समझकर निगल ले और भविष्य के बारे में सोचे। सबसे अच्छी लाइन ये लगी सर कि कोर्ट ने कहा कि सिर्फ काफी पर जाने से, पीने वाली काफी, सिर्फ काफी पर जाने से भी काफी कुछ सुधारा जा सकता है। बहुत बड़ी चीज है सर। उन्होंने पहले कहा कपल से कि जाइए डिनर पर जाइए, खूब अपना समय बिताइए, बातों को पूछिए करिए। और उसमें जो एक जो सबसे ज्यादा संवेदनशील एंगल है जी, वो ये है कि 3 साल का बच्चा है जी, उस पर क्या असर पड़ेगा। कोर्ट ये देख करके खौफजदा हो गया कि अगर बात, मतलब खौफजदा का मतलब ये होता है कि तकलीफ पहुंचना, कि माँ बाप की लड़ाई में, हाँ, माँ बाप की लड़ाई में 3 साल का बच्चा पिसेगा। जी, हुआ क्या था जी, कि ये माँ जो थी फॉरेन जाने के लिए बच्चे को अपनी कस्टडी में लेना चाहती थी, तो बाप नहीं दे रहा था अपने पास, तो वो कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ये केस तलाक का नहीं है, कस्टडी का था, कस्टडी का था। बच्चे की कस्टडी लेकर के वो फॉरेन जाना चाह रही थी, तो उसने जब कोर्ट ने देखा कि तलाक का इन लोगों का फाइल है और ये मामला चल रहा है, तब कोर्ट ने इनको ये भी सलाह दी कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने बच्चे के भविष्य को सोचे और तलाक को खत्म करें, फिर से मिल जाए। तो ये कोर्ट का एक बहुत बड़ा, समझिए, इसको जितनी तारीफ की जाए कोर्ट की भी कम है। जबकि हमेशा अथॉरिटीज ये करती हैं कि वो ये नहीं देखती हैं कि किसी की मदद की सलाह दे या किसी से अच्छे बनने की बात। वो तो कहेंगे लाओ 498 मुकदमा लिख दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, आप जाओ दर्ज कराओ। हाँ, खाली कोर्ट जाता है तो खाली इनका पक्ष सुनता, उनका पक्ष सुनता, फैसला सुनाता, लेकिन कोर्ट ने जोड़े रखने की बात की, बहुत बड़ी इंसानियत। अब सर मध्य प्रदेश से जो गंगा की गंगोत्री निकली थी बदजुबानी वाली विजय शाह से, अब वो कर्नाटक तक पहुंच गई है और मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। 2 दिन से गुजरात में गाना गा रहे हैं लेकिन नहीं बोल रहे। भाई एक दिन नीति आयोग की मीटिंग में बोल दिए थे हाँ थोड़ा सा संभल के बोला करो, लेकिन कोई किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि वो जो हरियाणा वाली भाटिया मैडम है महिला आयोग वाली, प्रोफेसर खान पे तो उन्होंने तुरंत करा दिया था, लेकिन वही वो जाधव साहब जो है राज्यसभा सदस्य, उन्होंने जो सब कहा वीरांगना और अंगना, उस पर चुप्पी साधे हैं। अब कर्नाटक में एक बीजेपी के MLC हैं रवि कुमार। अब उन्होंने क्या किया है कि कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर है, DC है, फौजिया तरन्नुम, मुस्लिम ऑफिसर, हाँ मुस्लिम ऑफिसर है, उन्हें पाकिस्तानी बता दिया। मतलब ये इतने गधे जाहिल है इनके, मतलब जो ये माननीय लोग हैं, अब माननीय मजबूरी में लगाना पड़ा है, MLC है चूंकि, कि ये गधे ये नहीं जान पा रहे कि पाकिस्तान से कोई आके इंडिया में IS बन कैसे जाएगा। उनपे भी FIR हो गई है सर। और उन्होंने कुछ दिन पहले प्रयाग वो जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके सुपुत्र जो है मंत्री हैं प्रियांक, उनको कुत्ता तक कह दिया था। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, इसमें यही बात है ना कि जब हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर जी, सर्वोच्च लीडर, कभी कपड़ा पहचान के मारने की बात करते हैं, कभी किसी बात से कहते हैं, तो लोगों को मैसेज यही जाने लगता है कि और पाकिस्तान इनका वोट बैंक, इनका वोट बैंक, मतलब वो ये इशारा होता है कि पाकिस्तान को खुश करना, ये पाकिस्तान को खुश करने के लिए मुसलमानों के लिए हक की बात की जाती है। तो उनके दिमाग में बीजेपी नेताओं को बैठ गई है कि अगर हम उनको पाकिस्तानी कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, हमें ये छूट मिली हुई है। फैशन हो गया। बड़े बड़े मंत्री आपके वो बिहार वाले मंत्री पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ नहीं समझ, गिरिराज किशोर, हाँ
गिरिराज सिंह, सॉरी मुझे लगता गिरिराज है कि सिंह। हाँ, मुझे लगता है कि वीजे की पापी लेके बैठे अरे हैं निशिकांत दुबे जो उसमें प्रतिनिधिमंडल में गए, आज भी वो रोज चहल कर रहे हैं ट्विटर पे। कि बस पाकिस्तान चले जाओ, कोई कुछ बोले पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ रहना है तो ऐसे ही रहना होगा, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। अजब अजब माहौल पैदा अब किया। सर शीर्ष नेतृत्व ने, किसी भी बड़े नेता ने अभी तक इन सारे जो सीरीज चल रही है, कर्नाटक तो पहुंच गई है गंगा, लेकिन अभी तक कोई बोला नहीं। कोई एक बोला चुप, नहीं है, हजार लेकिन चुप। आप देखिए कि वही प्रोफेसर वही उसने किया है, तो उसको सेम धारा है सर, जेल भी हुई है। विजय साहब वाले में उनमें सेम धारा तो है। ये तो अब क्या कहा जाए, यही दोहरी नीति है। और बेशर्मों उसके की बाद कहा पार्टियां जाता है करेंगे सबका क्या? साथ सबका विकास। आदमी तो अब सर चलते देख ही चलते रहा। एक छोटा सा मुद्दा है। मोदी जी ने हमारे अपनी फजीयता बचाने के लिए विश्वगुरु थे, तो उसका तो डंका लंका खुल गया उनका, जो उन्होंने 7 कमेटियां बनाई और भेजा विदेश में। अब 15 तारीख को विदेश मंत्रालय का आखिरी ट्वीट था कि एक सर यूएन में सेक्शन 1268 होता है, जिसमें हम किसी देश के खिलाफ अगर कोई उस पर प्रतिबंध लगवाना चाहते हैं तो उस पर अपील करते हैं, या उससे कहते हैं हमें मंच प्रोवाइड किया जाए। हमारी जो 7 कमेटियां गई हैं, एक भी कमेटी से किसी बहुत बड़े राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश के या किसी बहुत बड़े डिप्लोमेट ने कोई मुलाकात नहीं की है, कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, हमारे 7 डेलीगेट्स के साथ एएनआई की टीम गई है, दूरदर्शन की नहीं गई है जो सरकारी है। मोदी जी प्राइवेट करते हैं ना, तो स्मृता प्रकाश का एएनआई जो प्राइवेट एजेंसी है उसके लोग गए हैं। ये अपने ही काउंसलेट में, मतलब भारतीय दूतावास जहां जहां है, ये वही प्रेस ब्रीफिंग कर लेते हैं, एएनआई का डंडा लगा रहता है, और वही हमारे यहाँ की गोदी मीडिया चला दिया जाता है। ये वहाँ मिल किससे रहे हैं? ये 10-20 लोग जो भारतीय हैं उन्हीं को बटोर ले रहे हैं, मोदी स्टाइल में हो रहा काम। ये अंदर की बात है सर। भेजा तो ये गया है कि आप जाके वहाँ के नागरिक को बताएंगे, वहाँ के जिम्मेदारों को बताएंगे। कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष हमने तो नहीं देखा सर कि कोई मिला हो। और हम भारत की जनता के टैक्स पेयर के पैसे से क्लास 1 में ये सारी टीमें तो घूम इसका रही है, मतलब है कि महंगे होटलों में रह रही है, खाली खाना पूरी के लिए। बस कोई एनआई का डंडा लगा है, वहां से जारी हो जा रहा है। अगर खाना पूरी है, बस। कितने दिन तो ये मुद्दा चलाते रहो, बस, बस, बस। यहाँ से आओ तो फिर ये मुद्दा चले बस। कि वो कौन सी कमेटी बनाना विकास के लिए, चीफ मिनिस्टर नीति आयोग की हाँ, बैठक नीति आयोग। करती कि वो क्या बनाना है, एक और कौन इंडिया करके कह रहे थे ना, विकास। कुल मिला के सर स्थिति देश की अब ये हो गई है कि कैसो करके अपना जान प्राण बचा रहे हैं मोदी जी। आप देखिए सर, पहलगाम वाले बाद जब हमने एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के सिर्फ 2 देश खुलकर हमारे साथ आए जिनको देश के रूप में मानता भी नहीं है। एक अफगानिस्तान, दूसरा इजराइल। इनका कोई यूएनओ में भी कोई बहुत बड़ा मानता नहीं है। इसके अलावा कौन हमारे साथ आया? कोई नहीं आया। तो ये स्थिति है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।